जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नीति ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी जो कि एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करेंगे और यह पॉइंट सब आपके एग्जाम 2026 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है बालकृष्ण भट्ट, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि लेखक परिचय। तो इसमें अभी हम लेखक के परिचय के बारे में, जैसे कि लेखक, तो हम कह सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक थे। अगर पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के लेखक, मतलब कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जन्म इसका कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि जन्म कब हुआ, है ना। फिर कह रहा है इसका जन्म कब हुआ था। हम कहेंगे जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो हम कहेंगे बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें कि निधन यानी कि मृत्यु, तो हम कहेंगे 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा अगर पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 को। फिर अगला हो जाएगा कि निवास स्थान, है ना। क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, तो हम कहेंगे इलाहाबाद। अब इलाहाबाद कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। फिर देखिए इसके माता के नाम, है ना। माता के नाम क्या हो जाएंगे? तो देखिए माता के नाम है पार्वती देवी। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम हो जाएगा? पार्वती देवी। अब देखिए कि पार्वती देवी क्या थे, तो हम कहेंगे देखिए कि एक सांस्कृतिक महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जागी। देखिए दोस्तों, अध्ययन मतलब कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट की जो माता थी वो थी एक सांस्कृतिक महिला थी, लेकिन उन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। तो कौन थे? मतलब कि पार्वती देवी, जो कि बालकृष्ण भट्ट के माँ थी। फिर अगला हो जाएगा इनके पिता। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि इसके पिता कौन थे, तो हम कहेंगे बेनी प्रसाद भट्ट। अब देखिए कि बेनी प्रसाद भट्ट तो है, लेकिन फिर पूछा जा सकता है कि बेनी प्रसाद पेशे से क्या थे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे, तो हम कहेंगे एक व्यापारी थे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, तो हम कहेंगे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। अब देखिए फिर आगे हो जाएगा फिर कह रहा कि शिक्षा प्रारंभ में, है ना। कह रहा कि शिक्षा प्रारंभ में सांस्कृतिक अध्ययन 1867 में। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि शिक्षा प्रारंभ में सांस्कृतिक अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल सेंट्रल की परीक्षा दी, ठीक है। फिर एक वृत्ति 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन किया। जी हाँ दोस्तों, क्या है? कृति हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन। फिर 1885 में, जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि 1885 में क्या किया था। देखिए 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। फिर हो जाएगा कि 1888 में प्रयाग की केस्था पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक, है ना। ये 1888 के हो जाएंगे। अब देखिए रचनात्मक सक्रियता, हम कहेंगे इसके रचनाकार कौन कौन है, तो हम कहेंगे देखिए क्या हो जाएगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। वो कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट है। फिर इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्ष तक चलाए? 33 वर्ष तक। जी हाँ दोस्तों, कितने वर्ष तक चलाया, तो हम कहेंगे 33 वर्ष तक चलाते रहे। 33 वर्ष तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक विषय पर निबंध लिखते रहे। फिर 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। फिर 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। फिर हो जाएगा आगे, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। देखिए ये सब बालकृष्ण भट्ट की कृतियाँ। फिर रचनाएं, उपन्यास में क्या? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज 1 सुजान। जी हाँ दोस्तों, देखिए यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत पूछते हैं कि 100 अनाज 1 सुजान के लेखक कौन है, तो हम कहेंगे बालकृष्ण भट्ट। फिर गुप्त वैरी, रास्ताल, यात्रा,
उचित, दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब बालकृष्ण भट्ट की रचना है। फिर नाटक में हो जाएगा कि पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेणीसहार, शिशुपाल, वध, नल, दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता, वनवास, पंचित पंचव, मेघनाद, वध, भारतवर्ष और काली, 2 सूरदेशी, 1 रोग और 1 वैध, रेल का टिकट खेल। देखिए अब ये भी याद रखिएगा कि रेल का टिकट खेल के रचनाकार कौन है ना, ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि रेल का टिकट खेल है ना, ये कौन इसके लेखक है, बालकृष्ण भट्ट, और बाल विवाह है ना, ये आदि इसके हैं। फिर प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विवंड आदि है ना। उसके बाद निबंध, निबंध में हो जाएगा 1000 के आसपास निबंध है ना, करा कि 1000 के आसपास निबंध जिनमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रहित प्रकाशित बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उन्नायक रचनाकारों में से। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है एक निबंध है, उससे हम ललित निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? ललित निबंध। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। अब देखिए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है, तो हम कहेंगे बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है, तो हम कहेंगे बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि है और प्रमुख साहित्यकारों में से है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी हैं। फिर बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो हम कहेंगे बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है और स्टील के श्रेणी में रखा है। देखिए कि हिंदी के एडिशन किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। अब देखिए इसी चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ना, मतलब कि महत्वपूर्ण, यहाँ पर लिखा हुआ कि महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाव बनकर निकल पड़ता है, जैसे बातचीत के जरिए। अब देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भी कुछ बातचीत के जरिए क्या निकलता है, हम कहेंगे मवाद और धुआं है ना, मतलब कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, मतलब बालकृष्ण भट्ट के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, जैसे बातचीत के जरिए। किसके जरिए, तो बातचीत। अब देखिए कि जो भी कुछ मनुष्य के मुख में मवाद और धुआं के रूप में जमा रहता है वह बाहर कैसे आता है, तो हम कहेंगे बातचीत के जरिए आता है। फिर है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो हम कहेंगे आहवक होकर अपने से बातचीत करना है ना, कहेंगे कि मनुष्य का उत्तम बातचीत का तरीका क्या है, तो कहेंगे आहवक होकर अपने से बातचीत करना। फिर बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो 2 सहेलियों के बातचीत में। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो 2 हम सहेलियों की बातचीत में। फिर रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो फ्राइडे की। और एक बात याद रखिएगा कि मनुष्य को 16 वर्ष तक किसको मुख देखने को नहीं मिला, तो हम कहेंगे रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसका मुख देखा, तो फ्राइडे का। फिर अगला हो जाएगा बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। जी हाँ दोस्तों, बातचीत की शैली ये कौन बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बालकृष्ण भट्ट। फिर है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल। किसने रखा है, रामचंद्र शुक्ल। फिर नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नंदी पाठ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नंदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नंदी पाठ। फिर रॉबिन्सन क्रूसो को जब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, कब तक, तो 16 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख देखे थे।
फिर है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तब बेन जॉनसन ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? हम कहेंगे बेन जॉनसन। फिर असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो एडिसन के। जी हाँ दोस्तों, एडिसन के अनुसार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो हम कहेंगे दो लोगों के बीच। कितने लोगों के बीच? दो। फिर एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकते हैं? तो दो लोगों की। कितने लोगों की? दो। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। फिर बातचीत किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वक् शक्ति। क्या हो जाएगा? वक् शक्ति। अब है आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के। जी हाँ दोस्तों, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों के है? यूरोप के। अब देखिए दोस्तों, यह बातचीत का निबंध के सारांश। देखिए यह जो सारांश पूछे जाते हैं 5 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उन्नायक रचनाकारों में एक है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वरदान। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि मनुष्य को जो है ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वरदान वक् शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वक् शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, है ना। ये बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अगर हमारे अंदर वक् शक्ति नहीं होता तो हम इस सृष्टि के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते क्या होता है ना। जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए। तो मान के चलिए कोई कुछ बोलते नहीं और कोई अपनी दर्द को या कोई भी चीज़ बयान नहीं कर पाते तो उसकी भावनाओं को हम समझ नहीं सकते, तो उसको कहाँ बैठा देते? लुंज पुंज की अवस्था में कोई भी कोने में बैठा देते। उसके दर्द को कोई तो समझ नहीं सकता। अगर दर्द बताना है तो हमें वक् शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि जो भी कुछ मवाद या धुआं बनकर के जमा रहता है वह भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाते हैं वह इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। जैसे मान के चलिए आपको किसी को फ़ोन पे बात करने की आदत लग जाती है ना, तो आप क्या होते है कि आप एक बेचैन की तरह, है ना, बेचैनी सी छा जाता है। मान के चलिए कि आप उनसे बगैर बात किए बिना रह नहीं सकते, है ना, तो क्या होता है? एक बेचैन होता है। तो वही कह रहा कि जिसको बातचीत की लत पड़ जाती है ना, समझ सकते हैं। अभी आधुनिक में क्या होता है कि अगर जिसको मान के चलिए कि बातचीत की लत लग जाएगा वह इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं, होता है कि नहीं। तो वही चीज़ कह रहा कि अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति को अगर बातचीत का किसी से आदत लग गया मान के चलिए, तो उसके बिना तो रह नहीं पाता है। अब जब तक बात नहीं होगा तब तक तो खाएगा नहीं। तो वही चीज़ है कि इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अब मान के चलिए जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हम वीडियो बना रहे थे, हम बोल रहे तब ना आप लोग इसको देखिएगा। तो बोलने से ही मनुष्य की साक्षात्कार हो जाता है ना, किससे? तो बोलने से। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है ना। एडिसन का मत है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होगा? दो व्यक्तियों, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते। मान के चलो दो लोग रहेंगे तो दिल की बात होता है ना, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब हुआ दो की बातें कोसों दूर हो गई। वे कहते हैं कि चार से अधिक की बातचीत तो केवल रामोवल कहलाएगी। दो बूढ़े की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ, है ना। दो बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटों का गिला शिकवा करेगी। ये दो बूढ़ी का बात है करते, दो बूढ़ी, है ना। फिर है कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट
बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी जिह्वा कतरानी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर सकते हैं। मतलब कह रहा है अगर हम अपने जीभ पे मतलब कि अपने वाणी पे लगाम लगा लेंगे और उसका सही उपयोग करेंगे तो हम कहीं भी किसी परिस्थिति में रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह बातचीत का पूरे एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भी तो इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो भी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जी धन्यवाद।